आज का विषय है, एक निबंध ले रहे हैं और निबंध का जो भाव है वो हमारा नहीं है, वो बल्कि पिछले साल का यूपीएससी का निबंध है। भविष्य के साम्राज्य मस्तिष्क के साम्राज्य होंगे, यह निबंध का विषय है। जो पिछले बार देखे होंगे कि ए बी करके जो चार चार निबंध का सेक्शन है 2024 में, वैसे निबंध की श्रृंखला जो है यूपीएससी ने 1993 से शुरू किया था। पहली बार 1993 में निबंध का प्रश्न पत्र आया था और यह निबंध जो है सतीश चंद्रा कमेटी रिपोर्ट के कहने पर आया था और यह कमेटी 1989 में गठित हुई थी। तो 93 से 2025 तक की यात्रा को देखें तो अच्छा खासा 3 दशक से अधिक का वक्त हो चुका है और निबंध कई लोगों के लिए चैलेंज रहते हैं। उसका मूल कारण ये था कि निबंध में एक विषय को बहुत लंबे समय तक लिखना पड़ता है। अब तो निबंध में 2 निबंध कर दिया, नहीं तो जब हम लोग पढ़ते थे अपने टाइम में तो हम लोगों को एक ही निबंध लिखना होता था, तो उसको हम लोग लिखते थे करीब करीब 2000 शब्दों में। अब हजार करके आप 2 निबंध लिख सकते हैं। फिलहाल मैं जो विषय है आज का कि भविष्य के साम्राज्य मस्तिष्क के साम्राज्य होंगे, ये 2024 सिविल सर्विसेज मेंस एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें हमारा कोई दांव पेच नहीं है, ना हमारा क्रिएटेड कोई ये निबंध है, लेकिन विगत वर्षों के जो निबंध होते हैं उसी से मिलते जुलते निबंध तो नहीं आते, बट आपको एक आइडिया तो डेवलप करते ही हैं। तो आज उसी पर थोड़ा चर्चा करेंगे। 10-20 मिनट हमारे साथ रहिए। वैसे ही भाग दौड़ करके रील देखना, कहीं फेसबुक में, कहीं व्हाट्सएप इंस्टाग्राम में रहते ही हैं, तो कभी कभी काम के आदमी को भी सुन लिया कीजिए, ठीक है। हमने एक किताब लिखी थी, ये पुरानी किताब हो गई, 4-5 साल हमारी पुरानी किताब है। एक आई थी अंतर्राष्ट्रीय संबंध की, अगर आप लोगों को दिख रही होगी तो ये दिख जाएगी। और इसमें हमने आमुख लिखा था, जिसको इंटरफेस आप लोग बोलते हैं। लेखक को अपने किताब का चेहरा, जैसे आमुख एक प्रकार से उसका आईना बताता है। तो हमने 2020 कोरोना के टाइम ये किताब लिखी थी, क्योंकि उस समय खाली पीली थी, पढ़ाने वढ़ाने का बहुत झंझट हो नहीं पाता था। तो पढ़ा लिखा आदमी क्या करेगा, जैसे घर में आदमी या तो कढ़ाई धोएगा, या तो खाना बनाएगा, टीवी देखेगा, वैसे पढ़ा लिखा आदमी क्या करेगा, या तो पढ़ाएगा, किताब लिखेगा, या कहीं लेक्चर देगा। तो हम उस दौरान किताब लिख रहे थे। तो हम पहली 2-3 लाइन आपको पढ़ रहे हैं, फिर हम निबंध में चलेंगे। वर्तमान युग सूचनाओं का है और 2024 में निबंध क्या आया कि भविष्य के साम्राज्य मस्तिष्क के साम्राज्य होंगे और इन्हीं सूचनाओं के संकलन तत्पश्चात उसकी प्रस्तुति आज की दुनिया में बौद्धिकता का प्रमाण है। अध्ययन और अध्यापन से जुड़े वे तमाम वर्ग जो शब्द और वाक्यों को एक नई दक्षता तथा स्वयं के ज्ञान पुंज को बड़ा करने की फिराक में हैं, उनके लिए मेरे द्वारा लिखित व संकलित यह पुस्तक एक बेहतरीन खोज सिद्ध होगी। और इसमें हमने बार बार यही कहा है कि जो ज्ञान की दुनिया है वो अज्ञान के अंधेरे से दूर करती है। उसमें नवाचार है, तर्क संगतता है, एक दृष्टिकोण है और एक अप्रोच है और सोचने का एक खूबसूरत तरीका है। मस्तिष्क को अगर कोई कहे कि भाई मस्तिष्क, जैसे कोई कहता मस्तिष्क के साम्राज्य होंगे, तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि जिसके पास बुद्धि होगी, दिमाग होगा, उसी का साम्राज्य। अब अशोक महान नहीं है, सिकंदर भी नहीं है, अकबर भी नहीं है, इवन और भी राजाओं का जिनका नाम लेना चाहें, सोचना चाहें, वो कोई नहीं है, लेकिन फिर भी साम्राज्य तो है। साम्राज्य तो बुद्धि वालों का है। दक्ष आप देख लीजिए, जो साइंटिस्ट हैं, जो इसरो में काम करते हैं, वो अंतरिक्ष में जा रहे हैं। जो विज्ञान में आगे है, दुनिया उसको सलामी देती है। जो परमाणु बम बनाने की होड़ में है, उसके यहाँ ज्ञान और विज्ञान तो है, शोध और नवाचार तो है। अब सोच और खोज के बीच के फासले में अगर हम लोग चलेंगे तो यह वाला आंसर आपको मिलेगा। तो हम आगे बढ़ रहे हैं इस सिलसिले में और अभी चलेंगे इस टॉपिक में। तो इस टॉपिक का जो
हम लोग जाएंगे पीडीएफ में। फिर ठीक है, ये आपका हमारा विषय आ जाएगा यहाँ पर। और इस विषय को देखें तो यूपीएससी मेंस एससे है, और विषय जैसा हमने कहा भविष्य के साम्राज्य मस्तिष्क के साम्राज्य होंगे। तो मस्तिष्क क्या होता है? जैसे आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, होटल मैनेजमेंट है, बिजनेस मैनेजमेंट है, कोचिंग मैनेजमेंट है, हाउस मैनेजमेंट है, रोड मैनेजमेंट है, पानी मैनेजमेंट है, और भी सारे मैनेजमेंट है, लाइफ मैनेजमेंट भी है, करियर मैनेजमेंट है। उसी तरीके से मस्तिष्क मैनेजमेंट भी है। पहले तो मस्तिष्क से समझ लेंगे भाई मस्तिष्क होता क्या। मस्तिष्क असल में, मस्तिष्क को मैनेज करने के लिए हमें सबसे पहले अपने थॉट को मैनेज करना होता है। अगर हम थॉट कैसे आएगा? थॉट तो आएगा ज्ञान से। तो हम मस्तिष्क को जब मैनेज करते हैं तो साथ में हम क्या मैनेज करेंगे? थॉट मैनेजमेंट के में क्या करेंगे? मस्तिष्क मैनेजमेंट के कई एलिमेंट्स हैं, जिसमें एक थॉट मैनेजमेंट है, एक इमोशन मैनेजमेंट है, फिर रिएक्शन मैनेजमेंट है। और इन तीनों मैनेजमेंट के साथ जब मैनेज कर लेते तो हमारा फोकस बनता है। कोई भी पढ़ने लिखने वाला विद्यार्थी अगर अपने मस्तिष्क को सही रखना चाहता है तो पहले तो उसको मस्तिष्क मैनेजमेंट में जाना होगा, और वो है थॉट मैनेजमेंट, रिएक्शन, इमोशन, फिर रिएक्शन। उसके बाद फोकस बनेगा, और जब फोकस बनता है तब प्रोडक्टिविटी की बात की जाए। तो मस्तिष्क के साम्राज्य कब होंगे? जब आप प्रोडक्टिव होंगे। और प्रोडक्टिव कब होंगे? जब आप फोकस होंगे। और फोकस कब होंगे? जब आपके पास थॉट, इमोशन और रिएक्शन को मैनेज करने की कला आ जाएगी। बस इसी में ये निबंध का पूरा रहस्य छुपा हुआ है। टॉपिक आपने देख लिया है। अगर हम इसको आगे थोड़ा सा ऐसे बढ़ाएं तो इसके हमने भाव बताए हैं। पीछे हमें वैसे देखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी कभी कभी देखेंगे मुड़ के कि अगर हम नवाचार और बौद्धिकता की बात करें, एक इंटेलेक्ट एस्पेक्ट की बात करें, कि जब आप भूमिका लिखते हैं किसी भी निबंध की तो कुछ तो लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे? पहली बात तो जो हमने बताया उसका भी आप ज्ञान ले सकते हैं। और अगर इसको देखेंगे तो यह कथन एक गहरे बौद्धिक और दार्शनिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता। आसान नहीं है इसके बारे में सोचना। ये कोई दहेज पे, बाल श्रम पे, आपदा पे या किसी घर गांव की कहानी मात्र पर ऐसा निबंध नहीं है। यह कहीं ना कहीं आपके बौद्धिक कसरत को करा के रहेगा। तो अगर उस दृष्टि से देखें तो इसमें दर्शन भी है, इसमें विचार भी है, मनोविज्ञान भी है, समाज भी है, मानव विज्ञान भी है, और आपका एक उभरता हुआ पहलू है जो व्यक्तिगत तौर पे आप सोचते हैं। ठीक है। और इसके अगर आयामों में जाएंगे तो वही बातें मैं जैसे कहा, ज्ञान की बात की, बुद्धि की बात की, नवाचार पर, इसी पर आधारित होता है हमारा मस्तिष्क। अगर हमारे यहाँ इन्वेंशन नहीं है, कई देखे होंगे जो देश रिपीटर हैं, जैसे कोविड आया तो कई लोग कोविड की दवा नहीं बना पाए। कोविड की दवा क्यों नहीं बना पाए? क्योंकि उनके पास नवाचार नहीं है। नवाचार नहीं होगा तो मुसीबत में फंसेंगे तो निकलेंगे कैसे? और बाकी लोग मदद करेंगे, वो तो मुसीबत में है। जैसे हमको तैरना आता है और बाढ़ में हम फंस गए, तो हो सकता है कि नदी से हम निकल भी जाएं, 22 दफ़े नहीं निकल पाए तो इतनी देर तो बचने का प्रयास कर सकते हैं कि कोई हमको रेस्क्यू कर ले, कोई आके बचा ले। पता चला कि कुछ भी नहीं आता, तब तो बहा ही ले जाएगा। तो हमारे पास अगर मस्तिष्क होगा तो हमारे पास ज्ञान, बुद्धि और नवाचार भी होना चाहिए। और इतिहास गवाह है, अगर इसको देखें तो साम्राज्य का जो ताकत है, अब तक के साम्राज्य में भौतिक ताकत, सैन्य बल और भू क्षेत्र पर आधारित रहा। कहते हैं कि इतना बड़ा है, उतना बड़ा है, इतना आज भी है। वैसे आप कहते हैं कि रसिया के पास इतना परमाणु बम है। परमाणु बम कैसे है उसके पास? उसके पास ईंधन है, सुविधा है, विज्ञान है, तकनीक है, नवाचार है, दृष्टिकोण है, अप्रोच है, सोच है, खोज है, तभी तो बना। यही अमेरिका के पास है। और कई देश ऐसे हैं जो खाना खा के सो रहे हैं, सोच रहे हैं कि कोई आके दे जाएगा, काम चल जाएगा। तो वो मस्तिष्क भी ठीक से नहीं है, साम्राज्य तो दूर की बात हो जाएगी। तो इसको अगर आप देखें तो 21वीं सदी में मानव सभ्यता के एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई जहां बुद्धि, शक्ति, तकनीक, कौशल, सूचना पर आधारित किसी भी राष्ट्र या समाज की असली ताकत बनते जा रहे हैं। जैसा कि मैंने इस किताब में भी आपको बताया कि वर्तमान युग सूचनाओं का है। ये किताब मैंने 2020 में लिखा था। और यहाँ पर भी देखें तो मानव सभ्यता किस मोड़ पर है? सूचना पर अधिकार उसका जितना होता जाएगा वो समाज की असली ताकत बनता जाए। ये इस युग न केवल डिजिटल का है बल्कि बौद्धिक क्रांति का प्रतीक भी है। तो मन मस्तिष्क को मजबूत करने के लिए आपको सबसे पहले भूमिका में वो सारी चीज़ें लानी है जो मस्तिष्क और
उसके संदर्भ को, निबंध के विषय के संदर्भ को, यानी इस विषय को पूरा करता। साम्राज्य का मतलब है जो एम्पायर है, जो एम्पायर थे पहले, जैसे ब्रिटिशर्स का हमारे यहाँ साम्राज्य था। साम्राज्य तो पिता का अपने घर पे भी होता है, मुख्यमंत्री का प्रदेश में होता है, प्रधानमंत्री का साम्राज्य। लेकिन ये साम्राज्य कैसे हैं? ये राजनीतिक हैं। कई लोग होते हैं बहुत बड़े बौद्धिक होते हैं, जैसे कलाम साहब वगैरह थे, उनके भी साम्राज्य थे। साम्राज्य के कई स्वरूप हैं, लेकिन अगर वो सारे स्वरूप को मिला दिया जाए तो सभी तो आए नवाचार और बुद्धिवाद से ही, तो वो भविष्य के साम्राज्य होंगे। पता चला कि आपके यहाँ आलू है और गेहूं नहीं है, और आलू और गेहूं दोनों पर आपका कब्जा हो तो सब्जी आराम से खाना खाएंगे। तो वैसे ही सब तरीके का चीज़, केवल परमाणु बम रखने से काम नहीं चलेगा, केवल कंप्यूटर रखने से काम नहीं चलेगा। अब देखिए हमारे यहाँ जैसे 1,40,00,000,000 है, तो हम क्या करते हैं, मैन पावर है या भीड़ है, यह समझने की ज़रूरत है। तो अब इसमें अगर हम वर्क फोर्स बनाना हो तो इसमें स्किल डालने होंगे, मस्तिष्क सही करने पड़ेंगे, मस्तिष्क प्रबंधन करने पड़ेंगे, उनके इमोशन, रिएक्शन, फोकस पे ध्यान देने पड़ेंगे, उनके थॉट को मजबूत करने पड़ेंगे। और नहीं तो आप 1,40,00,000,000 कहते रहिए और 6 करोड़ के देश इकोनॉमी में आपसे बेहतर रहेंगे। ये तो वर्क फोर्स पर है ना। एक घर में चाहे एक लड़का है, वो कलेक्टर है, वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, किसी के यहाँ 1 दर्जन है, वो सब सब्जी बेचते हैं, सब वेल्डिंग का काम करते हैं, या कोई पुताई का काम करता है। तो अगर इकोनॉमी को अगर कैलकुलेट करेंगे तो जितना 1 दर्जन नहीं करते वो अकेले कर लेता है। तो आपने किससे किया? मस्तिष्क से ही किया ना। तो कई लोगों ने जो आपका जो ये निबंध का जो भाव है, वो एक प्रकार से ऐसा नहीं किसी की गुलाम बनाना है, बल्कि आप देख रहे हैं, अगर लोग कहते हैं इजराइल का वो जो आयरन डोम था फेल हो गया, आयरन डोम इट मीन्स क्या है? और स्ट्रांग करो। स्ट्रांग करने के लिए मस्तिष्क की तो चाहिए। ईरान के पास ये है तो तुम्हारे पास नहीं है, तो मस्तिष्क की तो चाहिए। तो मस्तिष्क का ही तो गेम है। जिसके पास मस्तिष्क है, व्लादिमीर पुतिन 3.5 साल से यूक्रेन से लड़ रहे हैं, काहे नहीं लड़ाई बंद हुई? इजराइल फिलिस्तीन को 1.5 साल से तोड़ रहा है, काहे नहीं लड़ाई बंद हुई? अमेरिका जहां चाहता है, जो चाहता है कर लेता है। क्यों कर लेता है? सब मस्तिष्क का ही गेम है। मस्तिष्क के चलते वो $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है। मस्तिष्क के चलते उसके यहाँ जो अन्य तरीके की असुविधाएं हैं वो सबको समाप्त कर चुका है। और हमारे यहाँ मस्तिष्क हैं, लेकिन मस्तिष्क में क्या है? न थॉट है, न इमोशन है, न रिएक्शन है, न फोकस है, न प्रोडक्टिविटी। तो भीड़ हो जाएंगे। अगर ये चीज़ें डाल लेंगे तो आप भी मस्तिष्क वाले हो जाएंगे। तो आने वाला युग किस बात का होगा? उसी का साम्राज्य होने वाला है। हमारे यहाँ तो हर चीज़ में, हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें, चाइना को देख लीजिए, $22 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है। उतने ही पॉपुलेशन में अब $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है। काम तो मस्तिष्क का ही है ना। आपको क्या लगता है कि चीन, जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि अमेरिका और चाइना मिल करके, अमेरिका और चाइना मिल करके दुनिया के 51% शोध पत्र प्रकाशित करते हैं। 26% चाइना है तो 25% अमेरिका है, बाकी में सब है। लिखने पढ़ने से सबको गुरेज रहेगा तो विकास कहाँ से हो जाएगा? सब ऐसे रहेंगे। अगर निबंध लिख रहे हैं तो अगला क्या होगा? इतिहास और शक्ति की परिभाषा में परिवर्तन। अब देखेंगे, इतिहास पलट के देखेंगे तो शक्ति की परिभाषा में आपको परिवर्तन मिलेगा। पहले लोग कटार, भालू, हाथी, घोड़ा इससे लड़ते थे। ऋग वैदिक काल में चले जाएंगे तो जिसके पास गाय होती थी वो धनाढ़ हो जाता था। तो धीरे धीरे पावर के स्वरूप बदलते गए, साम्राज्य के स्वरूप बदलते गए। और वो क्या बदल गया? प्राचीन काल में देखेंगे तो शारीरिक बल। आज पहलवान होने की जरूरत नहीं है, दिमागदार होने की ज्यादा जरूरत है। और युद्ध कौशल होना चाहिए। साम्राज्यिक ये विस्तार से जोड़ा जाता था। चाहे मैंने इसमें लिखा हो, अशोक हो, सिकंदर हो, चंगेज खां, अकबर, कोई भी रहा हो, ये सब ताकत से चलते थे। औद्योगिक क्रांति के बाद क्या हुआ? परिभाषा बदल गई। और 19वीं 20वीं सदी आते आते विज्ञान, शिक्षा, तकनीक विकास के कारण उन राष्ट्रों की शक्ति बढ़ी, बौद्धिक रूप से वो समृद्ध हो गए। इसके साथ ही मस्तिष्क की शक्ति यानी मानव बौद्धिकता, नवाचार, अनुसंधान के केंद्र, ये सब चीज़ों की प्रक्रिया शुरू होने से क्या हो गया? जो देश इसमें अव्वल थे उनका साम्राज्य बढ़ता चला गया। जो सोचते हैं हमको यहाँ से तकनीक, मैं आपको एक घटना बता सकता हूँ कि 94-95 की शायद बात है, जब क्रायोजेनिक इंजन के लिए हमने रसिया से डिमांड किया तो अमेरिका के दबाव में रसिया ने हमको क्रायोजेनिक इंजन नहीं दिया। उस समय की परिस्थितियां ये थी कि सोवियत संघ नया नया टूटा था,
उसकी भी अपनी कुछ परिस्थिति रही होगी, नहीं दिया, और आफ्टर ऑल जा करके हमने क्रायोजेनिक इंजन बनाया। अगर कोई आदमी आपको रोज खाना बना के देगा तो आप खाना बनाना क्यों सीखेंगे? तो कभी कभी, और सारे विज्ञान कहाँ से विकसित हुए? अभाव में। कलाम साहब की कहानी को पढ़ के देखिए तो उनके अंदर तो किस किस तरह से विज्ञान उपजा होगा। विज्ञान जरूरी नहीं है कि अच्छे पकवान मिलेंगे, अच्छी सुविधा होगी तब उपजेगा। अभाव में ही ये चीज़ें उपजी हैं और इसको महसूस करके ही संभव किया जा सकता है। आगे और 21वीं सदी में इसको देखें तो मस्तिष्क, तकनीक और सूचना, आज का युग ही यही हो गया। आज का युग सूचना का युग है। यही मेरी किताब का पहला लाइन भी है जो हमने आमुख में लिखा, वर्तमान युग सूचनाओं का है। कंप्यूटर, इंटरनेट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, क्वांटम कंप्यूटर, बायोटेक्नोलॉजी, जो भी इतनी चीज़ें हैं, ये मानव मस्तिष्क की रचनात्मकता, शोध और नवाचार में निहित है। ये सारी चीज़, ये सब वहीं से आया है। हमको हम ही से चुरा ले, तुम कुछ हम उनको ला रहे हैं, वो हमको मजबूत कर रहे हैं। अमेरिका की कंपनियां देखिए, जैसे गूगल, सब आप एक भी अपना इस तरीके का कोई कंपनी बताइए जो गूगल की तरह हो, जो माइक्रोसॉफ्ट की तरह हो, या जो एप्पल की तरह हो। आज भी हमारे हाथ में मोबाइल तो सबके पास होता है, 120 करोड़ मोबाइल देश में हैं, लेकिन किसका मोबाइल है? कभी दक्षिण कोरिया का होगा तो चीन वाले का बेच रहा है सब, एप्पल वाले का होगा तो ये देख ही रहे हैं किसका है, और गुमान करते हैं हमारे पास इतना महंगा मोबाइल है। अरे जिस दिन हमारे देश के लोग मोबाइल बना लेंगे ना, उस दिन मस्तिष्क का साम्राज्य होगा। जिस दिन मोबाइल खरीदते रहेंगे, जो तो वही है कि कटोरा लेकर आप भी खड़े रहिए, वो तो बांट ही रहे हैं, आपके हिस्से में भी दाल भात डाल देंगे। तो थोड़ा सा गंभीर बात है, थोड़ा सा अंदर से समझने वाली बात है, और इसे चीन अपने अनुसंधान संस्थानों, टेक्नोलॉजी हब्स के रूप में वैश्विक प्रतिस्पर्धा में तेजी से उभर रहा है। भारत भी इस हिसाब में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसरो है, डीआरडीओ है, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसे प्रयास बौद्धिक साम्राज्य की नींव के तौर पे ले सकते हैं, या इसके पहले के और भी चीज़ें हैं, सबको नहीं ला सकते आप, कुछ एग्जाम्पल तो रख ही सकते हैं। बुद्धि की शक्ति विभिन्न आयाम है, जैसे शिक्षा और अनुसंधान में जाइए, शिक्षा और अनुसंधान आज भी चले जाइए तो हमारे विश्वविद्यालय है, मस्तिष्क का साम्राज्य हम कैसे कर पाएंगे? एक भी विश्वविद्यालय ऐसा है जो कैम्ब्रिज हो, ऑक्सफोर्ड है, उनकी तुलना में हम सामने खड़े हो सकें? वो वहाँ रहते हैं तो हम तो इलाके से ही गायब रहते हैं। सब डिग्री बांटने के केंद्र हैं। हम 2-4 महीना, 2 महीना भी नहीं पढ़ाएंगे, अगला सेमेस्टर आ जाएगा, फिर छुट्टी हो गई, फलानवा हो गया, ढिमका हो गया। हर साल का कोर्स 5 महीने का होता है हमारे यहाँ ग्रेजुएट का, सिर्फ 5 महीने, बाकी तो डेकोरम मेंटेन होता है और डिग्री बढ़ जाती है। रिसर्च तो विद्यार्थी बीएमए वाला भी नहीं जानता कि रिसर्च होता क्या है, जबकि उसको डिजर्टेशन लिखना, रिसर्च करना, 2-4 गली में घुमा देना चाहिए कि रिस्पना में जाओ, रिसर्च करके आओ कि कितने लोग यहाँ पर डेंगू से प्रभावित हो जाते हैं और सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए। कोई रिसर्च होता है नहीं, एक गाड़ी आती है, धुआं छोड़ के चली जाती है, वो भी बिना रिसर्च के। जहाँ डेंगू नहीं वहाँ भी छोड़ रही, जहाँ डेंगू है वहाँ भी छोड़ रही, और जहाँ है वहाँ नहीं छोड़ रही बिल्कुल भी। तो ये कैसे होगा? ये तो होगा शिक्षा और अनुसंधान से, तकनीकी विकास और नवाचार, और इसी में ये भी शामिल है। अगर आप शिक्षा और नवाचार अनुसंधान करेंगे तो तकनीकी विकास संभव है, और वैचारिक और नैतिक नेतृत्व। जब आप एक चीज बता सकते हैं, वैचारिक और नैतिक नेतृत्व छोड़ो, तकनीकी नेतृत्व। एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग क्या करते थे इस देश में? छोड़ दो राष्ट्रपति वगैरह थे, हम लोग तो उनको राष्ट्रपति के लिए उतना नहीं जानते जितना मिसाइल मैन के लिए, जितना साइंटिस्ट के लिए जानते उनको। वो तकनीकी नेतृत्व के प्रणेता थे और दुनिया भर के थे वो, समझ रहे ना? तो वैचारिक और नैतिक नेतृत्व, मानवीय सोच, नैतिकता, दर्शन, विचार, बौद्धिक, ये सारी चीजें ही काम आती हैं। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है। तो ये सब निबंध में हिस्सा बनाना है। अब भारत की भूमिका और संभावना पर जाएं। भारत सदियों से ज्ञान का केंद्र रहा है, ये बात निबंध में आप लिखिए बाकायदा। तक्षशिला हो, नालंदा हो जैसे विश्वविद्यालय प्राचीन भारत के बौद्धिक साम्राज्य के ही प्रमाण हैं। आज तक्षशिला, जमाने पहले, सदियों पहले तक्षशिला और नालंदा होते थे। आज आप बड़े बड़े टीम टाम दुनिया भर का 5 का बिल्डिंग बना के करते हैं, और उसमें मुरझाए हुए लोग और सुस्त व्यवस्था के बीच में कागजों पर कंप्यूटर से छपी मार्कशीटें हर साल निकलती, लो डिग्री हो गई। ये स्किल केंद्र थे।
और सिर्फ यही नहीं होते, ये दुनिया के केंद्र थे, बाकी लोग भी यहां पढ़ने आते थे। और आज हम पढ़ने के लिए यूरोप और अमेरिका का चक्कर लगाते हैं कि हम पढ़ने चले। काहे पढ़ने चले जाएं भाई? MIT इतना बेहतर कैसे, IIT हमारा बेहतर क्यों नहीं? आप बेहतर कर लो। बेहतर कैसे करोगे? बेहतर करने के लिए आपको ये वाला बुद्धिया चाहिए। ये जो है सब बचते हैं कट पेस्ट। हमने तो रिसर्च पे भी लिखा है, IIT के लोग भी कट पेस्ट करते हैं। प्लेगरिज्म में ना फंसे तो उसमें शब्द इधर उधर हेड़ भेड़ के ही रहते हैं, बाकी रिसर्च में उनका भी इंटरेस्ट नहीं है। उनका इंटरेस्ट सिर्फ इतना होता है कंप्यूटर साइंस में अगर IIT बम्बई से बीटेक कर लेंगे तो 1.5 करोड़ का पैकेज मिल जाएगा। देश का क्या लेना देना, उससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए कोई IIT टॉपर आता है, कोई कुछ है, हमारा बहुत ज़्यादा सीरियस में नहीं हो पाता हूँ उसको लेकर के। हमें लगता है उसका क्या फ़ायदा क्या होना है, गूगल उठा के ले जाएगा, 1.5 करोड़ रुपए दे देगा, ख़त्म हो गया, पढ़ाइए आप, ले जाएगा वो। ये तो वही बात है कि जैसे सबको पता है कि बेटी जो है पराए घर जाएगी, लेकिन फिर भी बाप अच्छे से पढ़ाता है, उसको हुनरमंद बनाता है। लेकिन यहाँ तो ऐसा हाल है कि सब कुछ सीखेंगे यहीं से निकल लेंगे वहाँ से और कहेंगे विदेश गए हैं। अपने देश में रहते तो कुछ अच्छा करते कि ना करते? कुछ तो करते ना। तो बौद्धिक साम्राज्य हम कैसे बनाएंगे जब तक वातावरण नहीं देंगे, और वातावरण देना सरकारों की ड्यूटी है। और सरकारें ही बौद्धिक नहीं होंगी तब तो बेड़ा गर्क ही होना है। तो इसलिए पढ़े लिखे लोगों को भी सरकार में होना चाहिए ताकि बौद्धिक लोगों को मौका दें, शोध और अनुसंधान पर पैसा दें। सिर्फ लब्बाजी में पैसा खर्च होता रहेगा तब तो शोध और ये सब हवा हवाई हो जाएंगे। आगे देखिए, ये देखा आपने, शिक्षा कौशल और नवाचार सशक्त किया जाए, भारत में बौद्धिक शक्ति के रूप में दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि हम फोर्स है, हमारे पास वर्किंग फोर्स है, हमारे पास स्किल्ड नहीं है, हमारे पास स्किल्ड करो। भारत दुनिया का सबसे बड़ा IT सेवा प्रदाता है। इसरो ने सीमित संसाधनों में चमत्कारिक अंतरिक्ष अभियान कर दिखाया। मस्तिष्क ही तो है वो। दक्षिण में हम बैठे हैं, वहां दक्षिणी ध्रुव में गए थे ना चंद्रयान लेके, 2023 अगस्त में पहुंचे थे। अदला बदली नहीं की है, अभी लोग अंतरिक्ष में आ जा रहे हैं। चलो ये तो और भी कर रहे हैं, बट जहां हम पहुंचे हैं चंद्रयान लेके, वो दिमाग का ही साम्राज्य है। कोई कह सकता है कि दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाला कौन है? भारत। तो मस्तिष्क का साम्राज्य, भविष्य का साम्राज्य किसका होगा? मस्तिष्क का। इस मामले में तो अमेरिका भी हमसे पीछे है। क्यों? तो ये वही तो लिख रहे हैं, चंद्रयान 3 की सफलता, डिजिटल भुगतान में भारत की अग्रणी भूमिका और AI स्टार्टअप उदय, यह सब भारत को मस्तिष्क आधारित शक्ति प्रदान कर रहा है। भविष्य की दिशा देखेंगे तो भविष्य में युद्ध बंदूक से नहीं, अब किससे होता है? अगर सही से समझा जाए तो चाइना ने बिना युद्ध लड़े ही सबको कोरोना बांट दिया था, दुनिया को। वो पता नहीं क्या क्या बांटता रहता है। तो अब हथियार की क्या जरूरत है? साइबर युद्ध करो, सूचना नियंत्रण, डेटा डोमिनेंस की बात करो, कृत्रिम बुद्धि, ये AI वगैरह। आजकल देखिए सबको कितना होड़ है, इसके नेगेटिव पॉजिटिव आएंगे धीरे धीरे। ये सब संकेत देते हैं कि शारीरिक युद्ध के दिन लग चुके हैं। अब जो राष्ट्र अपने नागरिकों के मस्तिष्क का सर्वोत्तम उपयोग करना जानता है वही विजेता बनेगा। मैं आपको दावे से बता सकता हूं कि भारत अगर समय रहते नहीं सुधरा, और ख़ास तौर से हमारे भारत की मीडिया प्रोपेगेंडा करना बंद नहीं किया, तो हमारे युवा जो एक वर्क फोर्स हैं, जो खाली पीली हैं, जिनके अंदर कौशल नहीं है या सामान्यतः डिग्रीधारी है, मात्र डिग्री फिग्री छोड़ दो। डिग्री तो हर साल 5 सवाल लिखते रहो, डिग्री मिलती रहेगी। कौन फेल कर रहा है यार? 30-35 पेज 20 पेज लिखते रहो, एग्जामिनर पास करने के लिए तैयार है। अब डिग्री फिग्री का कहानी छोड़ो, स्किल की बात करो। अगर मीडिया का प्रोपेगेंडा और सरकार का सही नियोजन और युवाओं को स्किलफुल बनाने में शोध अनुसंधान नवाचार में कमी रही तो यह देश सिर्फ कबाड़ होगा, कबाड़। लोग होंगे बट काम के नहीं होंगे, और यह हो रहा है। ये तो काफी आगे हम निकल चुके हैं। ये तो सिर्फ जो हम समझ पा रहे हैं वो बता रहे हैं। तो मस्तिष्क के साम्राज्य कैसे कायम कर लेंगे? आपको बुद्धि है नहीं? क्यों भाई? है बुद्धि?
बहुत कम है मात्रा के हिसाब से। तो भविष्य की राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज के बौद्धिक नेतृत्व पर आधारित होंगे। नेता वही माने जाएंगे जो समाज को नई सोच और दिशा देने में सक्षम होंगे। हम जैसे लोग तो कई लोगों को नेता ही नहीं मानते, चाहे वो जितने ऊंचे पद पे हो। हम तो मीडिया वालों को मीडिया वाला मानते ही नहीं, हम तो कहते हैं टीबी को ही टीबी हो गया है, ये टीबी वालों को टीबी हो गया है, ये क्षय रोग से ग्रस्त हैं, विचार इनके सूख चुके हैं, थॉट मैनेजमेंट है नहीं, रिएक्शन इमोशन है नहीं, प्रोडक्टिविटी है नहीं, फोकस है नहीं। ये तो वो तो एजेंडा सेट करके लोगों का दिमाग साफ सुथरा कर रहे हैं कि हर हर महादेव करते रहो और लड़ते रहो। ये एक बार भी मीडिया वाला बोलता है कि हमें रिसर्च की जरूरत है, हमें नवाचार के लिए करोड़ों रुपए की जरूरत है, इसरो को इतने पैसे की जरूरत है, यूनिवर्सिटीज को ग्रांट इतना मिलना चाहिए, उनमें ये तरीके से शोध हो, फलाना और ढिमका, कभी सुने? ये खुद ही पढ़े लिखे नहीं, वो जर्नलिज्म कर लिए, नहीं किए, तब ये ऐसे चल रहा, भूल गए होंगे अब तो। और ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट की क्या वैल्यू है? तो ये क्या कह रहा है यहाँ पे? नेता वही माने जाएंगे जो समाज को नई सोच और दिशा देने में सक्षम होंगे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी राष्ट्रपति रहे, कलाम साहब भी राष्ट्रपति रहे ना। आपको याद दिलाऊं तो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर 1887 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था विल्सन, वुडरो विल्सन। वो पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर था। उसने पॉलिटिकल साइंस वर्षों से पढ़ाते पढ़ाते ये पाया कि जो प्रशासन होता है वो पॉलिटिकल साइंस का भाग नहीं है, वो अलग विषय है। तो उसके दिमाग में जब ये बात आई तो उसने द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लिखा और पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली में उसको छपवाया। और वो जब छपा तो पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली में था तो जाहिर है उसी से प्रोफेसर पढ़ेंगे। फ्रैंक जे गुडनोव कोलंबिया यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था। 1900 में उस आर्टिकल से प्रेरित होकर किताब लिखा, उसका नाम था पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। एक प्रकार से उसने भी माना कि पॉलिटिक्स अलग है, एडमिनिस्ट्रेशन, आम और अमरूद कह रहा है वो, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और वही वुडरो विल्सन 1912 से 1920 तक 2 टेन्योर तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। आप मुझे बता सकते हैं वो इंटेलेक्ट राष्ट्रपति कहलाएगा कि नहीं रहेगा? तो यहां पर क्या है? नेता वही माने जाएंगे जो समाज और नई सोच और ये देंगे। तो बौद्धिक लोगों को समाज में वैसी ही जरूरत है जैसे व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए सांस लेने की जरूरत है। सांस का कोई विकल्प नहीं है, बौद्धिकता का भी कोई विकल्प नहीं। गाड़ी, बंगला, घोड़ा, मकान, दुकान, चौड़ी सड़कें, हाईवे, ये सब हमारे लिए उतने ही जरूरी हैं, लेकिन उससे सबसे ज्यादा जरूरी है बौद्धिक व्यक्ति का विकास करना। 10 बीघा जमीन खरीदने से बेहतर है कि अपने बच्चों को काबिल बनाना। शुभांशु शुक्ला का नाम आपने सुना होगा, लखनऊ के हैं, अंतरिक्ष में गए थे। आ गए कि नहीं? हाँ, नहीं, 12 दिन हो गए, 14 दिन कब गए थे? 12-14 दिन में बदलना रहता है यार। वहां जिंदगी भर के लिए थोड़ी गए हैं, शायद आ भी गए वो। शुभांशु शुक्ला जो लखनऊ के हैं वो कहाँ गए? अंतरिक्ष में। उनके माता पिता से जाके पूछेगा आपका लखनऊ में कितना प्लॉट है, कौन सी कार है, वो आदमी क्या है मालूम है? मस्तिष्क का साम्राज्य लेके घूम रहा। आलोक क्या है? और वो वही लेके घूम रहे जो जमाने पहले था। जमाने पहले क्या था? तो अकबर का इतना बड़ा वो क्षेत्र है, इसका ये है, उसका हो गया, इसका दौर गया, खत्म। तभी तो ये निबंध पूछा है। निबंध ऐसे थोड़ी पूछता है यूपीएससी। बौद्धिक साम्राज्य का निर्माण कैसे संभव होगा? सब कहानी तो हो गई। भविष्य के युद्ध बंदूक से नहीं, जानकारी और तकनीक से लड़े जाएंगे। और वैसे पहले भी यार 2 ऋषि मुनि जो अच्छे जानकार होते थे, आपस में बौद्धिक संघर्ष होते थे। जाके गौतम बुद्ध से पूछिए, आनंद से पूछिए, जब बहस करते रहे होंगे। रामायण काल में चले जाए, वाल्मीकि वगैरह सब क्या थे? बौद्धिक साम्राज्य के ही तो मालिक हैं।
ये जो विश्वामित्र वगैरह थे, ये जो राम को शिक्षा देते थे और जो सलाहकार होते थे, राम राजा थे अयोध्या के, तो उनके सलाहकार मंडली नहीं होती थी, सब गेरुआ रंग पहने बैठे हुए हैं। वो सब बौद्धिक साम्राज्य था। गुरुदेव जैसा आपका आदेश हो, कौन थे ये? सब बौद्धिक, कोई भी देख लो, बौद्धिक ही तो थे सब। तो बौद्धिकता तो जरूरत, हमने क्या किया, समय के साथ क्या किया, लड़ाई झगड़ा करके जमीन बढ़ा लिया और मूर्ख राजा बना दिया। लड़ाई कर करके साम्राज्य बड़ा किया और राजा मूर्ख बना दिया। आप चले जाइए मुगल काल में, न जाने कितने मूर्ख राजा मिल जाएंगे जिनको राजा ही नहीं होना चाहिए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रणाली, हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रणाली चाहिए। शोध और नवाचार में निवेश चाहिए, तकनीकी साक्षरता चाहिए। ईमेल, इंटरनेट पे सब कुछ है, लेकिन अभी अकाउंट से पैसा है, कोई खो जाए तो हवा में पैसा चला गया, हवा में रह जाए, उनको कुछ पता ही नहीं कहाँ कंप्लेन करना, कहाँ क्या करना। मेल, इंटरनेट सबके पास है। रचनात्मकता को बढ़ावा, नैतिकता और मानवता। एक चीज जान लीजिएगा, दुनिया में कोई भी चीज दुनिया की कितनी भी सशक्त बना दीजिए, अगर उसमें मानवता और नैतिकता का अभाव है तो वो कुछ दिनों के बाद खत्म हो जाएगी। इसलिए कोई भी व्यक्ति कैसा भी हो, किसी भी पद पे हो, पहली शर्त मॉरल हो और ह्यूमर हो उसके अंदर। आज जानते परिवार क्यों टूट रहे हैं? परिवार टूट ही रहे हैं इसीलिए क्योंकि मस्तिष्क खत्म हो गया लोगों का। मस्तिष्क खत्म होगा तो हम लोग कहते हैं ना कि आप अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करेंगे तो दिमाग अपना इस्तेमाल करने लगेगा। नैतिकता और मानवता चली गई खतरे में। अब शादी के 12 दिन 13 दिन में ही वो कहीं ले जाएगा, हनीमून होता है नहीं, वो मरणमून मनाया जाता है। मरणमून, मृत्यु मौन। देखते नहीं हत्याएं कितनी तेजी से बढ़ रही। तो ऐसे लोगों के मस्तिष्क को तो बंद कर देना चाहिए, कैद खाने में तो ले जाते हैं फिर उठा के जेल में। तो हमें चाहिए आफ्टर ऑल ये चीजें। बौद्धिक साम्राज्य का निर्माण कैसे संभव, इसको निष्कर्ष में समझ सकते हैं। बल्कि हमने जैसे है ना कि भविष्य का सम्राट बनाया, ना तलवार से ना धन से, बल्कि ज्ञान और विचार से ये चीजें आएंगी। सेशन बहुत छोटा था, कहने का जो आशय था, भाव था, वो यही था कि पुरातन सनातन के समय से जो संघर्ष थे और जो दिमाग थे उसके स्वरूप बदल चुके हैं। 21वीं सदी के 2.5 दशक लगभग बीत चुके हैं और आप जिस दौर में खड़े हैं, यहाँ से अगर ये समझते हैं कि आपके पास 5 बीघा ज़मीन है इसलिए आप बहुत बेहतर इंसान हैं, तो मस्तिष्क के साम्राज्य में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। एक हाईवे जाएगा, गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट आएगा, पूरी ज़मीन कब्जे में चली जाएगी। लेकिन अगर आप मिसाइल बना लेते हैं, आप स्टार्टअप कर लेते हैं, आपके पास कोई दिमाग है, बौद्धिकता है, तो चोर डकैत पैसा छीन सकते हैं, लेकिन दिमाग लेके आप घर वापस आ सकते हैं और फिर से नव निर्माण कर सकते हैं। चलते चलते एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। मैंने कहीं पढ़ी ही थी कि थॉमस अल्वा एडिसन की एक बार लेबोरेटरी में आग लग गई, तो उसके लैब जल गए। लैब उस जमाने में नहीं रही होगी, फायर ब्रिगेड वगैरह की इतनी व्यवस्था, जल के खाक हो गया। तो जब उसकी आग ठंडी हो गई तो वो अपनी छड़ी से ऐसे ऐसे राख को उधेड़ रहा था। तो उसका एक बच्चा था छोटा सा, उसने कहा कि हमारा सब कुछ जल गया। तो उसने कहा कि नहीं, जब जल रहा था तब उसने कहा उसका बच्चा कि मेरा सब कुछ जल गया। तो उसने कहा अपनी माँ को भी बुलाओ और उसे दिखाओ कि जब अपनी बनाई हुई चीज़ जलती है तो कैसे एहसास होता है। और जब जल के वो हो गया तो राख से छड़ी उधेड़ रहा था। तो उसकी पत्नी ने कहा कि हमारा सब कुछ जल गया। तो उसने कहा कि चलो अच्छा है कि सब कुछ जल गया, कुछ बचा नहीं, क्योंकि अब हम एक बार फिर नए सिरे से इसको खड़ा कर सकते हैं। तो ये बौद्धिक के साम्राज्य ही ऐसा सोच सकते हैं, बाकी लोग तो सुसाइड कर लेंगे। इसलिए दिमाग होना पहले ज़रूरी है और इंसान होना उससे पहले ज़रूरी है, बाकी हो ना हो। यही मेरे हिसाब से आप लोग अगर निबंध में गतिमान करेंगे चरणबद्ध तरीके से, इसके चरण आप वीडियो में जाकर वापस जाके हेडिंग वेडिंग देख सकते हैं।
तो कुछ फ़ायदा हो सकता है। आज के लिए इतना है। थैंक यू।